नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया, जिसने लोगों को सिर्फ जीना नहीं, खुद को समझना सिखाया। ये कहानी है ओशो की। ओशो, जिनका असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। उनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं ओशो अकेले बैठकर सोचते रहते थे। उन्हें हर चीज़ को समझना था, हर सवाल का जवाब चाहिए था, और सबसे बड़ी बात, वो किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे मानते नहीं थे। दोस्तों, यहीं से उनकी कहानी अलग बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ सुनते नहीं थे, वो सवाल करते थे। चाहे वो धर्म हो, समाज हो या परंपराएं, वो हर चीज़ को चैलेंज करते थे। कई बार उनके सवालों की वजह से लोग उनसे नाराज़ भी हो जाते थे, लेकिन ओशो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें सच जानना था, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। धीरे धीरे उन्होंने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो घंटों अकेले बैठते, अपने मन को समझने की कोशिश करते। जहाँ हम बाहर की दुनिया में आंसर ढूंढते हैं, वहीं ओशो अपने अंदर आंसर खोज रहे थे। और शायद यही वजह थी कि वो आगे चलकर एक अलग ही रास्ता बनाने वाले थे। लेकिन उनका ये रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो इंसान दुनिया की सोच के खिलाफ चलता है, उसे सबसे ज़्यादा विरोध भी झेलना पड़ता है। ये थी शुरुआत एक इंसान की, जो आगे चलकर लाखों लोगों की सोच बदलने वाला था। कुछ लोग सिर्फ सवाल नहीं करते, बल्कि उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। और ओशो अब उसी रास्ते पर चल रहे थे। ओशो ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिलॉसफी में गहरी रुचि लेने लगे। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ भी उनका अंदाज सबसे अलग था। जहाँ बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते थे, वहीं ओशो हर टॉपिक को गहराई से समझते थे। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ मार्क लाने के लिए नहीं थी, वो पढ़ाई को सच तक पहुंचाने का रास्ता मानते थे। धीरे धीरे उन्होंने डेटा डिबेट्स में हिस्सा लेना शुरू किया, और सच कहूँ, उनकी बातों में इतनी क्लैरिटी होती थी, इतनी गहराई होती थी कि लोग उन्हें सुनते रह जाते थे। कई बार वो अपने प्रोफेसर से भी सवाल कर लेते थे, और अगर उन्हें जवाब संतोषजनक नहीं लगता, तो वो उसे मानते भी नहीं थे। यही चीज़ उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। लेकिन दोस्तों, हर कोई इस चीज़ को पसंद नहीं करता। कई लोग उनके खिलाफ हो गए, उन्हें एरोगेंट समझने लगे, क्योंकि वो ब्लाइंडली किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन ओशो अपने रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने फ़िलॉसफ़ी में गोल्ड मेडल हासिल किया, और फिर एक प्रोफ़ेसर बन गए। अब वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते थे, वो ज़िंदगी की बातें करते थे। उनकी क्लास में सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता था, वहाँ सोचने का तरीका बदलता था। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग उन्हें सुनने के लिए आने लगे। लेकिन इसी के साथ कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गई, क्योंकि ओशो खुलकर बोलते थे, धर्म, समाज और परंपराओं पर सीधे सवाल उठाते थे। और सच कहूँ, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सच को एक्सेप्ट कर सके। यहीं से उनकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू हुआ, जहाँ वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि बन गए एक थिंकर, एक स्पीकर और एक रिबेल। कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं, और कुछ लोग भीड़ से अलग रास्ता बनाते हैं, और ओशो अब दूसरा रास्ता चुन चुके थे। ओशो अब सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, वो पूरी दुनिया से बात करना चाहते थे।
और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफ़र। उन्होंने अलग-अलग शहरों में स्पीचेस देना शुरू किया। लोग दूर-दूर से उन्हें सुनने आते थे। उनकी बातें अलग थी। वो कहते थे, सच को खुद खोजो, किसी भी बात को अंधे होकर मत मानो, खुद को समझो। ये बातें सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बातें थी, क्योंकि वो सीधे-सीधे धार्मिक मान्यताओं और समाज की सोच को चैलेंज कर रहे थे। कई लोग उनके फ़ैन बन गए, तो कई लोग उनके खिलाफ भी हो गए। जब आप सच बोलते हो ना, तो या तो लोग आपको पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल पसंद नहीं करते। ओशो के साथ भी यही हो रहा था। धीरे-धीरे उन्होंने मेडिटेशन कैंप शुरू किए, जहाँ लोग आते थे और माइंड को शांत करने के लिए, खुद को समझने के लिए। उनका मेडिटेशन भी अलग था। वो सिर्फ चुप बैठने की बात नहीं करते थे। वो सिर्फ चुप बैठने की बात नहीं करते थे, बल्कि कहते थे, पहले अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालो, फिर साइलेंस अपने आप आ जाएगा। यानी उन्होंने मेडिटेशन को भी एक नया रूप दे दिया। अब उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया से बाहर भी फैलने लगी थी। विदेशों से भी लोग आने लगे उनकी टीचिंग को समझने के लिए। लेकिन जितनी तेज़ी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उतनी ही तेज़ी से कंट्रोवर्सीज़ भी बढ़ रही थी, क्योंकि ओशो कभी भी अपने वर्ड्स को फ़िल्टर नहीं करते थे। वो जो सच लगता था, वो बोल देते थे। और शायद यही वजह थी कि वो सिर्फ़ एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं बने, बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए, जिसे लोग आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सफ़र अब भी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि आगे आने वाला था उनकी ज़िंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल फ़ेज़। जब कोई इंसान बहुत अलग सोचता है ना, तो वो सिर्फ फेमस नहीं होता, वो कंट्रोवर्शियल भी बन जाता है। और ओशो की ज़िंदगी में अब वही होने वाला था। ओशो की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, दुनिया भर से लोग उनके पास आने लगे थे। धीरे-धीरे उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई और फिर उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया, ओशो आश्रम पुणे। यहाँ लोग आते थे मेडिटेशन करने, खुद को समझने और एक अलग लाइफ़स्टाइल को एक्सपीरियंस करने। लेकिन ये आश्रम बाकी आश्रमों जैसा नहीं था। यहाँ ट्रेडिशनल रूल्स नहीं थे, यहाँ फ्रीडम थी, लोग खुलकर जीते थे और खुद को एक्सप्रेस करते थे। ओशो कहते थे, जीवन को दबाकर मत जियो, खुद को पूरी तरह जीने दो। कुछ लोगों को ये बातें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि उन्हें एक नई आज़ादी मिल गई है। लेकिन कुछ लोगों को ये सब गलत लगा। धीरे-धीरे ओशो पर आरोप लगने लगे, उनकी टीचिंग्स को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा और फिर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया जब वो अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने एक पूरा कम्यून बनाया, रजनीशपुरम। ये एक छोटा शहर जैसा था, जहाँ उनके फॉलोअर्स रहते थे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कंट्रोवर्सीज़ ने एक नया रूप ले लिया। कानूनी समस्याएं, सरकार के साथ टकराव और कई आरोप, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। एक समय ऐसा आया जब ओशो को अरेस्ट भी किया गया। सोचिए, एक इंसान जो लोगों को शांति और समझ सिखा रहा था, उसे ही इतने बड़े आरोपों का सामना करना पड़ा। लेकिन सच क्या था और गलत क्या था, ये आज भी एक बहस का विषय है। एक तरफ उनके लाखों फॉलोअर्स थे जो उन्हें सही मानते थे और दूसरी तरफ लोग थे जो उन्हें गलत साबित करना चाहते थे। ओशो की ज़िंदगी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये बन चुकी थी एक रहस्य, एक बहस और एक सवाल। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग अपनी सोच से एक अलग दुनिया बना जाते हैं, और ओशो उन्हीं में से एक थे। ओशो वापस भारत से लौट आए और फिर से ओशो आश्रम पुणे में रहने लगे। अब उनका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था, लेकिन उनकी सोच अब भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी लोगों को मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सिखाया। ओशो हमेशा कहते थे, खुद को जानो, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जियो।
उनकी बातें आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। लेकिन सच में ये भी है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। कुछ लोग उन्हें एक महान गुरु मानते हैं और कुछ लोग उन्हें गलत समझते हैं। लेकिन हर महान इंसान की यही कहानी होती है, वो सबको समझ नहीं आती। ओशो की सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी, उन्होंने कभी भी भीड़ का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वही कहा जो उन्हें सच लगा और शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओशो हमें क्या सिखाते हैं कि ज़िंदगी को डर कर मत जियो, खुद को समझो और अपनी सच्चाई के साथ जियो। अगर आप खुद को समझ गए तो दुनिया अपने आप समझ आ जाएगी। दोस्तों, कभी-कभी आंसर बाहर नहीं मिलते, वो हमारे अंदर होते हैं, बस हमें उन्हें ढूँढना होता है। ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ा सच हम खुद हैं। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू सो मच।